नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के सवाल पर भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में आज भी ऐसे विरोध प्रदर्शन दिखे। भारत सरकार ने कहा कि बांग्लादेश की घटनाओं पर उसकी नजर है। आज लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के सभी नागरिकों की जान माल की हिफाजत बांग्लादेश की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इनमें वहां के अल्पसंख्यकों की हिफाजत भी शामिल है। हाल में दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों और पूजा मंडपों पर हमले की खबर आई। तांती बाजार के पूजा मंडप के हमले और जयशोरेश्वरी मंदिर में चोरी को लेकर सरकार ने गंभीर चिंता भी जताई है। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. लेकिन बांग्लादेश सरकार का रुख सख्त नजर आ रहा है। इस्कॉन से जुड़े रहे नेता चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद उसने इस्कॉन के खिलाफ भी कार्रवाई की है। हालांकि ढाका हाई कोर्ट ने इस्कॉन पर प्रतिबंध के सवाल को खारिज कर दिया है, लेकिन सरकार की अन्य कार्रवाइयां जारी हैं। बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। ये अकाउंट्स 3 दिन तक फ्रीज रहेंगे। यही नहीं, बांग्लादेश की वित्तीय खुफिया एजेंसी ने बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से इन सारे अकाउंट्स के लेन देन की जानकारी मांगी है। अगले 3 दिन में ये जानकारी दी जानी है। ये हालत तब है जब इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु से किनाराकशी कर ली है। इस्कॉन का कहना है कि चिन्मय प्रभु का उनसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन चिन्मय प्रभु दास बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के बीच एक सम्मानित नाम है। 30 अक्टूबर 19 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला लगाया गया। इनमें चिन्मय प्रभु दास भी शामिल थे। इन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे से बेअदबी का आरोप है। चिन्मय प्रभु दास को ढाका के हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। उनको जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। चिन्मय प्रभु दास बांग्लादेशी सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता हैं। मामला सिर्फ चिन्मय प्रभु दास की गिरफ्तारी का नहीं है, वहां अल्पसंख्यकों के घर और संपत्ति की लूटपाट भी चल रही है। भारत सरकार ने यह मामला बांग्लादेश सरकार के सामने बार बार उठाया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस तरह के हमलों की आलोचना की है, लेकिन सवाल है कि क्या बांग्लादेश की हुकूमत का चरित्र बदल रहा है? क्या एक फौजी बगावत में शेख हसीना को हटाने वाली बांग्लादेश सरकार अपने देश के सेक्युलर लोकतांत्रिक चरित्र को बदल रही है? और दक्षिण एशिया की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है? तो सच की पड़ताल में यही है चर्चा का मुद्दा। लेकिन इस वक्त खास मेहमान निदेशक संचार इस्कॉन के युधिष्ठिर दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधे बातचीत उनसे कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर दास जी हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये कि चिन्मय कृष्ण दास के बारे में इस वक्त इस्कॉन के पास क्या जानकारी है? क्या वो आपके सदस्य हैं? देखिए, ये एक अननेसेसरी और नीडेड कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्योंकि ये एक लार्जर विषय है जो हिंदू समाज के राइट्स, हिंदू समाज के सेफ्टी, इसके लिए इस्कॉन हमेशा आगे से खड़ा हुआ है। नोआखली में हमारे 2 मंदिरों पे अटैक भी हुए थे, 2 हमारे सदस्य मर गए थे उसमें, और उस समय से अभी तक वही मांग करते आ रहे हैं। और जहाँ तक ये अभी जो विषय था चिन्मय जी का, ये ऑलरेडी पहले ही मीडिया में क्लैरिफाई बहुत सारा महीनों पहले ही हो चुका था। उसको बस उन्होंने दोहराया था, तो उसको फिर एक गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया था। तो कोई ये नई बात नहीं है। तो हमारा फोकस होना चाहिए जो लार्जर इशू ऑफ एक्टिविस्ट जो है, उनका फोकस होना चाहिए जो हिंदू ह्यूमन राइट्स है और उनका सेफ्टी, उनके बिल्कुल। मंदिर सेफ्टी, वो विषय पे हम लोग सब एक ही साथ खड़े हैं और एक ही हम शांतिपूर्वक यही मांग कर रहे हैं कि संरक्षण हो, जो आतंक का फैला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो,
और एक शांति और सद्भावना का वातावरण पुनः बांग्लादेश में सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए पुनः स्थापित किया जाए। तो आप उस पर भी आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन युधिष्ठिर दास जी, सवाल ये है कि क्या चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन के बांग्लादेश के चैप्टर के सदस्य थे? हालांकि उनको आप लोगों ने हटा दिया था, लेकिन वो साथ थे इस्कॉन के कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक। हाँ, कुछ महीने पहले तक वो हमारे मूवमेंट से जुड़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपना एक अलग एक मूवमेंट खड़ा किया था, बट लार्जर गोल एक ही था कि कैसे शांतिपूर्व तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए, यही था। अभी क्या रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं, किस तरह से इस्कॉन सोसाइटी निशाने पर है वहां पर बांग्लादेश में? देखिए, विषय गंभीर तो है, परिस्थिति वहाँ पे ग्राउंड पे हालात आप देख ही रहे हैं मीडिया के माध्यम से। और अलग अलग जगह पे कल ढाका से लेके चिटगांव से लेके सिलेट से लेके हर जगह प्रदर्शन होते आ रहे हैं। कैसे जान पे बाजी लगा करके हमारे भक्त वहाँ रह रहे हैं, मंदिरों को सुरक्षित रखे हुए हैं, और उनको धमकी दिया जा रहा है मारने का, काटने का। तो ये पूरा एक माहौल जो है वहाँ पे बहुत ही गंभीर है। हम्म जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने की बात हो रही, जो इस्कॉन से जुड़े हैं, उस बारे में भी आप कुछ बता पाएंगे? जितना तक अभी मुझे सूचना मिली है वहाँ से कि 3 इस्कॉन के सदस्यों का नाम उस सूची में था, पर उसमें 2 जो है हमारे ब्रह्मचारी होने के कारण उनका खुद का कोई निजी अकाउंट नहीं है, बट उनके जो सिग्नेटरीज हैं वो हमारे जो इस्कॉन के अकाउंट के, तो उसका हम जांच कर रहे हैं क्या उस कारण वो फ्रीज हुए। तो ये तो सिर्फ लिस्ट में नाम आया है, बट उनके निजी कोई अकाउंट नहीं है। 2 के, एक के थे, तो वो अभी हम वेरीफाई करा रहे हैं, तो अभी कल पता चलेगा उसका। जी, आपके बांग्लादेश चैप्टर को किस तरह का आश्वासन इंटरिम गवर्नमेंट से मिल रहा है? अब इतनी हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यक निशाने पर है उस देश में, कुछ इस बारे में जानकारी, क्या कह रही है सरकार? क्या आप लोग लगातार संपर्क में हैं इंटरिम गवर्नमेंट के बांग्लादेश में? हाँ, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से हम मिल रहे हैं और बाकी हिंदू समाज भी मिल रहे हैं, ये जताने के लिए कि बाकी जितने भी हिंदू और अल्पसंख्यक समाज हैं उनको सेफ्टी चाहिए। तो ये मांग हमेशा हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और जहाँ तक अभी क्या आश्वासन मिला, यही मिला है कि हम देखभाल करेंगे, संरक्षण करेंगे, बट हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो हिंसा सिर्फ कर रहे हैं उन्हीं की नहीं, जो हिंसा को प्रचार भी कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। जी, जो आपके वहाँ के स्थानीय सदस्य हैं, क्या आप लोगों से वो रीच आउट कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको वहाँ से निकाला जाए, उस देश से? देखिए, अभी ये इस्कॉन का एक बहुत बड़ा, मैं विनम्रता से भी कहूँ तो, कि एक गुण हो सकता है कि वो डट के वहीं पे हैं सब परिस्थिति और सब सिचुएशन को देखने के बाद भी। तो हमारे भक्त अभी भी वहीं पे मंदिर में रहना चाहते हैं और वहाँ सेवा करना चाहते हैं, और वहाँ के जो विग्रह हैं उनकी सेवा करते हुए ही वहीं रहना चाहते हैं। तो ये एक उनका सराहनीय बात है कि कैसे वो सब विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को सनातन धर्म के लिए, भगवान की सेवा के लिए समर्पित करके है। जी, एक आखिरी सवाल, भारत सरकार की तरफ से इस वक्त किस तरह की मदद आपकी सोसाइटी चाहती है? देखिए, हर कोई जो व्यक्ति प्रेम करता है शांति से और भाईचारा और सद्भावना चाहता है, वो सब यही चाहते हैं कि पूरा विश्व यही एक भाषा बोले ताकि उसको फिर से पुनः समाज में जागृत किया जाए। तो हम सभी से यही आशा करते हैं कि शांति और सद्भावना का संदेश पहुंचाया जाए। जो व्यक्ति अपने माध्यम से पहुंचाता है वो अच्छा ही है। कोई मीडिया के माध्यम से आप जैसे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने तरीके से पहुंचा रहे हैं, उसे सरकार भी अपने तरीकों से पहुंचाएगी। तो अगर सब लोग मिलकर प्रयास करें तो शांति और सद्भावना का एक पुनः वातावरण जागृत हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। युधिष्ठिर दास जी निदेशक हैं संचार के इस्कॉन सोसाइटी के, हमसे बात कर रहे थे। और अब हमारे साथ 2 जानकार जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन विदेश नीति विशेषज्ञ और डॉक्टर संजय भारद्वाज दक्षिण एशिया विशेषज्ञ। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर हुसैन, आप सुन रहे थे युधिष्ठिर दास जी को। पहला सवाल तो यही, जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बन रहे हैं, वाकई ज़मीन पर सब कुछ ठीक नहीं है और निशाने पर माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ? जी, ये तो जो इंटरव्यू में उन्होंने बताया तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है वहाँ पर।
लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम डटे हुए हैं और गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं और भारत सरकार से भी हम अपेक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात ये आ रही है कि मोहम्मद यूनुस, जिनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला, शांति के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, वैसे तो और भी चीज़ थे, उनके रहते हुए सारे जो है फसादात हो रहे हैं, सारे दंगे हो रहे हैं, इस तरीके की मारकाट हो रही है, तो बड़ा अशोभनीय लग रहा है, बड़ी चिंता की विषय लग रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उनके हाथ से फिसल रही है? कुछ ऐसे अनासिर तत्व हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर काबिज हो रहे हैं? इलेक्शन की बातें खत्म हो चुकी है, इकोनॉमिक जो क्राइसिस आ रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए सारी बातें रही है। 8% जो है माइनॉरिटी हिंदू वहाँ पर है, माइनॉरिटी हिंदू 8% हिंदूज हैं, तो जी। 8% बहुत बड़ी संख्या होती है, 13 मिलियन के लगभग हैं। हम्म। तो इसे तो पूरा बांग्लादेश का जो अचीवमेंट्स हुआ है 15-20 साल में, जो शेख हसीना के दौरान में, तो सारा सब कुछ तो खत्म हो जाएगा और बांग्लादेश फिर वही जो है बाढ़ से पीड़ित और गरीबी से लड़ता जूझता हुआ नेशन तरह रह तो जाएगा। सवाल जो आप मोहम्मद यूनुस पर उठा रहे हैं, डॉक्टर संजय भारद्वाज, क्या मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए हैं? देखिए सीता जी, जो सरकार, इंटरिम सरकार, मैं कहूँगा असंवैधानिक सरकार है। कोई भी संवैधानिक प्रोविजन नहीं है जिसके तहत ये सरकार बनाई गई है। ये सरकार जमात इस्लाम और मोहम्मद यूनुस जिसका भी चेहरा है, इनकी मिली-जुली सरकार है। और आज के दिन अगर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार को कोई चला रहा है तो वो जमात इस्लाम चला रही है। वो बात रिफ्लेक्ट होती है कि जितने भी इंटरिम गवर्नमेंट में इनके सदस्य हैं, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो जमात इस्लाम और बीएनपी के समय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, पहली बात। और उसके बाद में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं की पोजीशंस पे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या जुडिशरी में हो या यूनिवर्सिटीज़ में हो, वो सब जमात इस्लाम के स्ट्रॉन्ग काडर हैं, उन्हीं को ही राजनीतिक अभी अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो ये बात साफ है कि आज के दिन सिर्फ मोहम्मद यूनुस एक चेहरा है, एक मुखौटा है। असल में जो सरकार चला रहे हैं वो कट्टरपंथी जमात के लोग हैं और वही सारा जो डायरेक्शंस हैं उसको चला रहे। देखिए, इनका सपना था 1947 में ये पाकिस्तान के साथ चले गए। 1971 में इन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया, जिसको कोलैबोरेटर कहते हैं, और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, चाहे वो जमात इस्लाम हो या इस्लामिक छात्र शिविर हो या रजाकार्स हो, अल बदर हो, जितने भी थे 1900। और उसके बाद बार-बार इनकी दखल अंदाजी बांग्लादेश में रही। 1977 में संविधान बदल दिया, सेकुलरिज्म को हटा के वहाँ ऑलमाइटी अल्लाह आ गया, बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम, यानी कि एक जो इस्लामाइजेशन का एक रूप देने का पूरा प्रयास किया। वो उस अस्मिता के खिलाफ था, वो उस स्पिरिट के खिलाफ था जो 1971 की लड़ाई में लड़ा गया। क्योंकि जो बंगाली समाज मोटे तौर पे जो बांग्लादेश का, वो इंक्लूसिव समाज माना जाता है, प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं वहाँ पे। लेकिन डॉक्टर भारद्वाज, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब शेख हसीना सत्ता में थी, तब ये जो आंदोलन सड़कों पर निकला, डॉक्टर हुसैन आपसे सवाल है ये, तब सड़कों पर ये आंदोलन होता रहा, तब हिंसा हुई तो कहा गया कि ये सत्ता के खिलाफ ये आंदोलन है, लेकिन हिंसा अभी भी जारी है। सरकार और सेना साथ साथ है, लेकिन हिंसा पर लगाम नहीं लगाया जा सका है। देखिए, ये हिस्ट्री ये बताती है, इतिहास ये बताता है, कुछ इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये कहीं से कहीं चला जाता है। और इसमें जो अभी संजय साहब ने बताया, इसकी जो है पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है कि जो इंटरिम सरकार है उसको किसी ने हाईजैक कर लिया है। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये आने वाले कल में बहुत ईजिली जो है कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो है अगर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा, भारत का जो है अच्छा खासा जो है प्रेशर पड़ेगा, तो इनको जो है अपने रास्ते पे लाया जा सकता है। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक सिचुएशन आ रही है हमारे पड़ोस में, कि जो देश जो है बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा था और जिसको जो है डेमोक्रेसी के नाम पर एक सत्ता का बदलाव किया गया था, वो खुद जो है वो क्या कहते हैं, इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा पेशेंस के साथ जो है प्राइम मिनिस्टर और अभी जो वो फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको हमको फॉलो करते रहना है। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश एक सेकुलर सोसाइटी है, एक जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल सेकुलर सोसाइटी है, उसको इंगेज करके रखना है। और हमारे मीडिया को ऐसे लोगों से इंगेज करके यहाँ बातचीत भी करते रहना पड़ेगा, जिससे जो है वहाँ के छोटे कुछ तबके जो हैं जिनको एक्टिव बना दिया गया है, उनके ऊपर थोड़ी लगाम लगेगी। जी, डॉक्टर संजय भारद्वाज, जब डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव प्रचार अपने चुनावों के लिए कर रहे थे, तब उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का जिक्र किया था, तब अपील की थी कि
जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। ऐसे में जब 30 जनवरी को वो अपने कार्यभार संभालेंगे तो आपको लगता है ये प्रेशर अमेरिका की तरफ से इस इंटरिम सरकार पर बढ़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से जब 20 जनवरी को वो सत्ता संभालेंगे तो एक उम्मीद की जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जब 2016 में प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने उनको कहा था कि अमेरिका पे सूर्य ग्रहण लग गया है। तो निश्चित रूप से उनका एक पर्सनल राइवलरी है, लेकिन जो वहाँ के जो दो एस्टेब्लिशमेंट है, पेंटागन है और जो सीआई है, वो डिसाइड करेंगे बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि आज के दिन वो चाहते थे कि शेख हसीना को हटा दिया जाए और जो उनके अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ है बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश में, उसकी गहराई से उसकी गहराई बढ़ाई जाए। तो अमेरिका का क्या रुख रहेगा ये एक सवाल है, लेकिन निश्चित रूप से ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर डोनाल्ड ट्रंप सख्ती से पेश आ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, आप ये बात देखिए कि बांग्लादेश में जो हालात है वो 1948 में 30% मुस्लिम थे, 1971 में 15 हो गए, आज 8% से भी कम हो गए। तो जो कट्टरपंथी हैं उनका जो पहला टारगेट है वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी रही है, उनको वहाँ से बेदखल करना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं। ना केवल हिंदू ही, वहाँ का जो बुद्धिस्ट है, जो सीएसटी, खगाराचारी, बंदरबन, रंगमाटी और क्षेत्र में जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनको भी भगाने का प्रयास पूरा इनका रहा है। तो जो एक मुस्लिम मेजोरिटेरियन डिस्कोर्स बांग्लादेश में क्रिएट किया जा रहा है वो निश्चित रूप से ना केवल बांग्लादेश के लिए, पूरे दक्षिणी एशिया के लिए घातक है, क्योंकि बांग्लादेश एक इंक्लूसिव सोसाइटी रही है, एक सेकुलर प्रोग्रेसिव रही है, उस पे अटैक किया जा रहा है और पाकिस्तान की विचार को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बड़ा जो सवाल है, जैसे आप चिन्मय दास की भी अगर बात कहें कि जिस तरीके से सेडिशन का केस उन पे जो 18 लोगों पे किया उसमें शामिल किया, और इनको आप अगर गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा कि जो डिस्टेंस किया है बांग्लादेश के इस्कॉन ने, वो दबाव में किया है। सरकार वहां की तो आताताई सरकार होगी, उसने वहां पे दबाव डाला है चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी पे, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा इनसे कृष्णा दास से कोई, चिन्मय कृष्णा दास से कोई संबंध नहीं है। हकीकत में ये नहीं है। हकीकत में ये है कि वो बहुत एक्टिवली एक प्रोवोकिंग हिंदू माइनॉरिटी की रक्षा करने वाला व्यक्ति रहा है, और जो इस्कॉन है वो तो धर्म और शांति की बात करता है। तो ये जो हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं, मुझे लगता है गंभीरता से भारत को भी लेने चाहिए और पूरे दुनिया को लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश, हम नहीं चाहते दूसरा पाकिस्तान बन जाए, दूसरा आतंकवाद का एक गढ़ बन जाए। इसी से जुड़ा मेरा ये आखिरी सवाल है, बहुत कम वक्त बचा है डॉक्टर हुसैन, दक्षिण एशिया की राजनीति में बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है, उसका असर क्या देख रहे हैं आप? देखा, उसका असर तो चारों तरफ आएगा और देखने को मिल रहा है। अगर बांग्लादेश स्टेबलाइज नहीं होता है तो इकोनॉमिकली कोलैप्स होगा, इसका असर आएगा। पॉलिटिकली जो है अगर डिस्टेबलाइज होगा तो राजनीतिक जो है इसका असर आएगा। और क्या कहते हैं कि कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होती है तो भारत में भी इसका असर आएगा। कैसे जो है इतनी बड़ी संख्या जो है चुपचाप बैठेगी, तो यहाँ पर भी उसका असर आएगा, पाकिस्तान में भी आएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिलेशन बढ़ रहा है, जैसे दो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि पहली बार जो है समुद्र के रास्ते डायरेक्ट इनका ट्रेड हुआ है। सेकंड जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है एक दूसरे के स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप पे एक्सचेंज करने की बात की गई है। अगर ये दोनों, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे स्कॉलरशिप जो है एक्सचेंज हो रहा है, स्कॉलर से एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे कंट्री में, तो नेचुरली जो है ये जो है बहुत ही कट्टरपंथी माइग्रेशन बढ़ेगा, माइग्रेशन एक बड़ा मुद्दा बनेगा। अगर बांग्लादेश लगातार इसी तरह जलता रहेगा, हिंसा की चपेट में रहेगा, तो माइग्रेशन एक बड़ा मुद्दा बनेगा और उसका असर हमारे देश पर भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त था इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लेबनान के युद्ध विराम, वहीं सीरिया में एक नई लड़ाई छिड़ती दिख रही है। क्या है ये, जानेंगे आगे। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। पश्चिम एशिया में सबकी नजर जहां इजरायल और लेबनान के युद्ध विराम पर है, वहीं सीरिया में एक नई लड़ाई छिड़ती दिख गई। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ खड़े बागी गुट हयात तहरीर अल शाम ने सरकार नियंत्रित इलाकों पर हमला कर दिया है। बुधवार को उन्होंने अलेप्पो समेत कई प्रांतों में हमले किए। अगले दिन असद की फौज ने रूस की मदद से जवाबी कार्रवाई भी की। आज फिर बागियों ने अलेप्पो विश्वविद्यालय की डॉर्मेट्री में हमला किया। इस हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 2 छात्र हैं। अभी ज्यादा साल नहीं हुए हैं जब सीरिया लंबे समय के गृह युद्ध की छाया से निकल पाया है। अब ये नई झड़पें बता रही हैं कि एक और झड़प पश्चिम एशिया का इंतजार कर रही है।
Hello, Moto. मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स वीडियो ऑफ द डे। आंख में धूल झोंकने का नया तरीका।